हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सुल्तान से लेकर के केंद्रीय व्यवस्थापिका से लेकर के केंद्र से लेकर के प्रांत, जिला, परगना तथा गांव के प्रशासनिक विभाजन को देखा था तथा केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को हमने पढ़ा था। केंद्र के लेवल पर मजलिस खलवत या मंत्रि परिषद में कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से विभाग होते थे, इस पर हमने अध्ययन किया है। और आज वहीं से आगे का यानी कि प्रांतीय से लेकर के ग्रामीण प्रशासन तक सल्तनत काल में कैसा प्रशासन रहा, कैसी व्यवस्था रहा, उस पर अध्ययन करेंगे। हालांकि इस तरह से डिवाइडेशन के रूप में वीडियो बहुत कम प्राप्त होती है, बहुत कम ही चैनलों पर इसी तरह का वीडियो, इस तरह का लेक्चर प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रशासनिक व्यवस्था को बखूबी ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया बाई कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिससे यहाँ से अगर क्वेश्चंस उठाया जाता तो आप उस पर क्लियर हो जाएं। तो आज हम लोग सल्तनत कालीन प्रशासन में प्रांत से लेकर के ग्रामीण प्रशासन का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर अध्ययन करेंगे। तो ये प्रशासन जो था यानी कि केंद्रीय प्रशासन को हमने पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रांतीय प्रशासन यानी प्रांत किस में बटा हुआ था, जिलों में बटा हुआ था। जिले को सिख कहा जाता, तो प्रांत को क्या कहा जाता था, तो प्रांत को इक्ता कहा जाता था। जैसा कि यहाँ लिखा गया, इक्ता प्रांत को ही कहा जाता था। और यहाँ जो सबसे प्रमुख होता था इक्ता का प्रशासनिक जो तंत्र होता था वह इक्तादार होता था। लेकिन इक्तादार की सहायता के लिए, उसके और भी कार्यों को देखने के लिए वली और मुफ्ती हुआ करते थे। तो प्रशासन की विभाजन की इकाई के रूप में इक्ता में होता था प्रांत, और प्रांत का जो यानी इक्ता का जो प्रमुख होता था उसे इक्तादार कहा जाता था। और उसकी सहायता के लिए वली और मुफ्ती हुआ करते थे। और प्रांतों में कार्यपालिका, सैन्य व्यवस्था, शांति तथा भू राजस्व वसूली का कार्य ये लोग मिलकर के करते थे। यानी वली और मुफ्ती तथा इक्तादार का कार्य ही होता था प्रांत में या इक्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना, वहाँ पर कार्यपालिका का कार्य संचालित करना तथा भू राजस्व वसूली में सहयोग देना, भू राजस्व को वसूल करके दीवान वजारत केंद्र के लेवल पर उसे पहुंचाने में मदद करना था। एक और पद होता था जिसे कहा जाता था साहिब दीवान या ख्वाजा। इसका कार्य जो था वह प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था का था। जैसे वजारत केंद्र के लेवल पर होता था, भू राजस्व और गृह से संबंधित मामलों को देखता था, उसी तरह से प्रांत या इक्ता के लेवल पर जो होता था वह साहिब दीवान या ख्वाजा। ख्वाजा कौन होता था, साहिब दीवान को ही ख्वाजा कहा जाता था। और यह प्रांत की वित्तीय व्यवस्था, प्रांत में धन कहाँ से आ रहा, कितनी वसूली हो रही है, उस वसूली को कहाँ पर कितना लगाया जाना है, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा इक्तादार के सामने ये प्रस्तुत करता था ख्वाजा नामक पदाधिकारी। यानी इसका कार्य वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता था। प्रांत में प्रांतीय आदेश जो है, प्रांतीय सैन्य व्यवस्था, जो प्रांतीय आरिज भी होते थे, दीवान अर्ज ये केंद्र के लेवल पर सैन्य विभाग हुआ करता था। आरिज ममालिक इसका प्रमुख हुआ करता था। सेना ही किसी भी सुल्तान के लिए शक्ति का प्रतीक होता था। सुल्तान की शक्ति होती थी उसकी सेना। सेना की बदौलत ही वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा करता था तथा विद्रोहियों का दमन करता था। तो केंद्र के साथ साथ प्रांत या इक्ता के लेवल पर भी एक सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी। और यहाँ पर प्रांतीय आरिज के नेतृत्व में वह सैन्य टुकड़ी होती थी। और जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़ती थी केंद्र के लेवल पर, तो वह इक्ता या इक्तादारों की सैन्य टुकड़ी को लेकर के, इक्तादारों की सैन्य संख्या, सेनाओं को, सैन्य दलों को लेकर के वह विजय अभियानों को करता था। तो इस प्रकार प्रांत के लेवल पर, इक्ता के लेवल पर भी सैन्य संगठन था, सेनाओं का गठन किया जाता था, सेनाएं रहती थी। अगला है नाजिर वकूफ़। इसमें नाजिर और वकूफ़ प्रांतों की राजस्व वसूली में मदद करते थे। प्रांतों की राजस्व वसूली में जो मदद करने वाले थे वे थे नाजिर और वकूफ़। नाजिर और वकूफ़ दो पद हुआ करते थे जो प्रांत की जो भू राजस्व वसूली की जाती थी प्रांतों से, उसमें भू राजस्व वसूली छोटे लेवल पर यानी कि ग्रामीण लेवल से उसको वसूल करके प्रांत के लेवल तक, वो प्रांत से केंद्र के लेवल तक पहुंचाने में इन्हीं नाजिर और वकूफ़ की मदद होती थी। अगला होता है मुतसरिफ, यानी इसको कारकुन कहा जाता था। ये ख्वाजा की सहायता करता था। मुतसरिफ या कारकुन ये जो वित्तीय व्यवस्था देखता था ख्वाजा होता था। ख्वाजा जो प्रांत के लेवल पर वित्तीय व्यवस्था को देखता था, इसे साहिब दीवान भी कहा जाता था। और इसकी मदद के लिए जो मुतसरिफ या कारकुन होता था वह इसके लेखे जोखे में, यानी कि एक तरह से ख्वाजा का ये बाबू हुआ करता था, क्लर्क हुआ करता था मुतसरिफ कारकुन। और यह ख्वाजा की वित्तीय लेन देन, लेखे जोखे, उसके
गुणागणित कैलकुलेशन में उसकी मदद करता था। कौन? कारकून, जिसे मुत्सरी भी कहा जाता था। अब आगे देखा जाए तो प्रांतीय व्यवस्था में फौजदारी और दीवानी न्यायालय भी हुआ करते थे, यानी कि जो न्याय का कार्य था वह प्रांत के लेवल पर दो रूपों में था, एक फौजदारी और दूसरा दीवानी। तो फौजदारी के रूप में जो कार्य देखता था, फौजदारी मुकदमों को जो देखता था उसे वली कहा जाता था, और दीवानी मुकदमों का जो निर्णय करता था उसे काजी कहा जाता था। यानी काजी तो रियल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख होता था, लेकिन काजी दीवानी न्यायालय का, दीवानी मुकदमों का निर्णय काजी देखता था, लेकिन फौजदारी मुकदमों का निर्णय वली देखा करता था। तो इस प्रकार ये प्रांतीय प्रशासन था, इक्ता का प्रशासन था। इक्ता में ये महत्वपूर्ण मुख्य कर्मचारी हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें ख्वाजा कहा जाता था, कारकुन कहा जाता था, मुत्सरिफ कहा जाता था, नज़ीर कहा जाता, वकूफ़ कहा जाता था और वली कहा जाता था। तो इस प्रकार से कारकुन, ख्वाजा, वली, नज़ीर ये प्रांतीय प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे। अब हम आगे देखेंगे प्रांत का विभाजन जो था वह जिला में था। जिले में, जिले को क्या कहा जाता था? पिछली वीडियो हमने इस पर खूब चर्चा किया है। तो जिले को सिक कहा जाता था, और सिक का जो शाब्दिक अर्थ है वह एक हिस्सा होता था, यानी कि प्रांत का एक हिस्से को ही सिक कहा गया। सिक का मतलब ही होता है एक हिस्सा, यानी कि सिक को वर्तमान में जिले से इसको लगाया गया एक हिस्सा। और इसका निर्माण सबसे पहले 1279 ईस्वी में, सिखों का निर्माण सबसे पहले कब किया गया? सिख सल्तनत काल से पहले इन शब्दों का कहीं ब्यौरा या विवरण प्राप्त नहीं होता है, बल्कि 1279 ईस्वी में जब बलबन का शासन काल था उसी समय सबसे पहले इसी बलबन ने सिखों का गठन किया। चूँकि इसके जो प्रमुख दो इसकी इक्ताएँ थी, समाना तथा सुनाम। समाना तथा सुनाम इसकी दो बड़ी इक्ताएँ थीं, और इन्हीं समाना तथा सुल्तान जो बड़ी इक्ताएँ थी, इन्हीं इक्ताओं को काट करके इसने कई सिकों में विभाजित किया था, अर्थात कई जिलों में विभाजित किया था। और इस जिलों यानी इन जिलों का, इन सिकों का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे सिकदार कहा जाता था। और प्रत्येक सिक में यानी प्रत्येक जिले में एक सैन्य टुकड़ी भी होती थी। चूँकि अगर चाहे वह इक्तादार हो, चाहे वह केंद्र के लेवल पर सुल्तान हो, चाहे सिख के लेवल पर सिकदार हो, सभी को सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है, ताकि पड़ोसी उसका किसी दूसरे राज्य का शासक सुल्तान उसके ऊपर आक्रमण ना करे। इसलिए प्रांत के लेवल पर तो सैन्य व्यवस्था होती थी, सैन्य टुकड़ी होती थी, सैन्य दल होता था, कई प्रकार की सेनाएँ होती थी। उसी तरह सिख के लेवल पर भी सैन्य व्यवस्था होती थी, सेनाएं होती थी, सैन्य टुकड़ी होती थी, जो समय समय पर वह इक्तादार की मदद करते थे और सुल्तान की भी मदद किया करते थे। तो आगे चल करके जो सिख था वह सैद वंश के शासकों तक सिख चलता है, लेकिन जो ही लोधी वंश आता है तो इन्हीं सिखों का बाकी प्रशासनिक व्यवस्था तो सेम होती है, लेकिन इन्हीं सिखों को सरकार के रूप में बदल दिया जाता है, जो आगे चल करके मुगल और जो सूर्यवंशी शासक होते हैं वहाँ पर इन्हीं सिख को सरकार के रूप में कहा जाता है, सरकार के नाम से जाना गया था। तो लोधी काल में सिख को सरकार के रूप में बदल दिया गया। तो ये था हमारा प्रांतीय प्रशासन जो इक्ता का प्रशासन था, और यह जिला या जो सिख का प्रशासन था। आगे चलकर हम देखेंगे परगना। परगना क्या था? परगना कई गांवों का समूह हुआ करता था, यानी जिला और गांव के बीच की जो इकाई होती थी उसे परगना कहा जाता था, और परगने का जो सबसे प्रमुख होता था उसे आमिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि परगना क्या था। तो परगना में कई गाँवों का समूह होता था, और कितने गाँवों का समूह होता था इस पर काफ़ी विद्वान अलग अलग है। जैसे एक विद्वान है इब्न बतूता, जो विदेशी यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में, मोरक्को का था, अफ्रीका के मोरक्को देश से आया हुआ था, और इसने अपनी पुस्तक में भारतीय प्रशासनिक तंत्र से लेकर के सभी व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन किया है, और उसी में इसने अपनी पुस्तक रहला में इसने वर्णन किया है, और उसी में इसने बताया है कि परगना जो है वह 100 गाँवों का समूह होता था। परगना क्या होता था? तो ये 100 गाँवों का समूह होता था। जबकि अफीफ जो इतिहासकार हैं ये कहते हैं, ये एक्यूरेट ग्राम सभाओं का वर्णन तो नहीं देते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय 55 परगने हुआ करते थे, यानी कि उसका जो साम्राज्य था उसमें जो दोआब का क्षेत्र होता था, पूरे दोआब में 55 परगने होते थे। तो परगना को लेकर के पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कितने गांव होते थे, लेकिन यह था कि कई गांव के समूह को मिला करके जो जिले से नीचे होता था उसे परगना का रूप दिया गया था, और परगने का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, मुखिया होता था, उसे आमिल कहा जाता था। और अन्य
आमिल की सहायता के लिए जो अन्य प्रमुख पदाधिकारी होते थे, कहाँ पर, परगने के लेवल पर, उन्हें सरहंग, मुशरिफ, मुहस्सिल तथा गुमास्ते कहा जाता था। यानी गुमास्ते, मुशरिफ, सरहंग तथा मुहस्सिल, ये 4 प्रकार के और भी कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन ये 4 बड़े ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें मुख्यतः सरहंग, मुहस्सिल, मुशरिफ तथा गुमास्ते ये परगने के लेवल पर प्रमुख दिल्ली सल्तनत कालीन परगने के लेवल पर प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। अब हम देखेंगे ग्रामीण प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछ दिया गया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो यह गांव थी। और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो वह केंद्र था। केंद्र के लेवल पर सुल्तान हुआ करता था। तो गांव में प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी होते थे उन्हें नंबरदार, खोत, मुकद्दम, चौधरी तथा पटवारी कहा जाता था। ये नाम आज भी ग्रामीण लेवल पर जो वहाँ के थोड़ा सा बड़े लोग होते हैं, जो धनाढ्य वर्ग होते हैं, जो अमीर वर्ग होता है, उन्हें आज भी इन नामों से कहीं न कहीं व्यावहारिक रूप से लोग पुकारते हैं। तो कहीं न कहीं यह ग्रामीण लेवल पर प्रशासनिक व्यवस्था के अंग हुआ करते थे, जो कई रूपों में विभाजित थे। इसमें कुछ प्रशासनिक व्यवस्था देखते थे, कुछ उस पूरे गांव के मुखिया के रूप में होते थे, कुछ राजस्व वसूल करते थे, कुछ सेना के रूप में कार्य किया करते थे, कुछ सुरक्षा के रूप में कार्य किया करते थे, कुछ लेखा जोखा किया करते थे। तो इस प्रकार खूत, मुकद्दम, चौधरी, नंबरदार तथा पटवारी ये ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख अंग थे। अब देखा जाए तो ग्रामीण व्यवस्था में शांति व्यवस्था स्थापित करना, भू राजस्व वसूली करने में इन सभी लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। राजस्व का कुछ हिस्सा जिसे हक ए खुत्ती या खुत्ती कहा जाता था, हक ए खुत्ती या खुत्ती कहा जाता था, यह क्या था, राजस्व का कुछ हिस्सा था। यानी ग्रामीण लेवल पर जो भू राजस्व की वसूली की जाती थी उसी को हक ए खुत्ती या खुत्ती कहा जाता था। यह क्या था, यही जो खूत, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी तथा नंबरदार होते थे, ये भू राजस्व को वसूल तो करते थे और उसी वसूली में से कुछ हिस्सा, यानी कुछ निर्धारित हिस्सा, चाहे वह 1/4 हो, चाहे 1/5 हो, चाहे 1/3 भी हो सकता है, तो उस हिस्से को ये अपने पास रख लेते थे और बाकी हिस्से को, बाकी भू राजस्व को, बाकी लगान को ये सुल्तान के ऊपर, यानी कि प्रांत, यानी इक्ता में इक्ता से लेकर के केंद्र के लेवल पर सुल्तान के राजस्व, सुल्तान के राजकोष में ये भेजा करते थे और अपनी आय के रूप में, यानी कि अपने पारिश्रमिक के रूप में जो इन्होंने सहयोग किया है, जो इन्होंने कार्य किया है, उसके एवज में उसका एक हिस्सा ये अपने पास रख लेते थे, जिसे कहा जाता था हक एक खुत्ती या खुत्ती कहा जाता था। किस्मत एक होती, किस्मत एक होती, यह भी एक प्रकार का कर था। किस्मत एक होती क्या था, तो यह ग्रामीण लेवल पर ग्रामीण जो प्रमुख पदाधिकारी थे, खूत, मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, उनके द्वारा कृषक लोगों पर लगाया गया एक छोटा सा, एक बहुत ही कम मात्रा में उपकर हुआ करता था, जिसे वसूल करके खुद मुकद्दम, चौधरी, पटवारी अपने पास रख लेते थे और इससे इनकी भी आर्थिक आय काफ़ी मजबूत दिखाई देती थी। लेकिन आगे चल करके अलाउद्दीन जब शासक बनता है तो वह इनके इन विशेषाधिकारों पर रोक लगा देता है, अर्थात वह ज़्यादा से ज़्यादा वसूले गए भू राजस्व को अपने राजकोष में मंगा लेता है तथा जो कर एक उपकर के रूप में ये किस्मत एक खोती को कृषकों से वसूल कर अपने पास रखते थे, उस पर भी यह रोक लगा देता था। और इसके पहले के जो सुल्तान थे वह खूत, मुकद्दम, चौधरी, नंबरदार तथा पटवारी से जो अन्य कर वसूल किए जाते थे, चाहे वह जजिया हो, जकात हो, खम्स हो, खराज हो, तो इन करों को से ये मुक्त हुआ करते थे, यानी इन लोगों से ये कर नहीं वसूले जाते थे। इससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, एक तो इनको कर नहीं देना पड़ता था और दूसरी ऊपर से जो कर ये भू राजस्व वसूल कर रहे थे उस भू राजस्व का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे और इसका कोई बहुत क्लियर कट परसेंटेज नहीं हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं थी। वसूले गए भू राजस्व का एक अच्छा हिस्सा अपने पास ये वसूल कर लेते तथा किसान खोती नामक उपकर को भी ये इकट्ठा कर लेते थे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो वह इनके इन अधिकारों पर से रोक लगा देता है और जिससे ये क्वेश्चंस कई बार उठाया गया कि किसके शासनकाल में ग्रामीण पदाधिकारियों खासतौर से खुद मुकद्दम, चौधरी, नंबरदार, पटवारी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। लेकिन जब ही अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब तुगलक वंशी शासक गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है तो वह फिर से एक बार इनके विशेषाधिकारों को इन्हें प्रदान कर देता है, तो एक बार फिर से ये पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ जाते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे साधारण जो झगड़े होते थे, यानी कि ये अभी तक तो यहाँ के पदाधिकारियों का मामला था, लेकिन अब देखा जाए तो पंचायत के लेवल पर ग्रामीण
तंत्र के लेवल पर, ग्राम सभा के लेवल पर जो आपसी झगड़े होते थे, जो छोटे मोटे झगड़े होते थे, उसका निपटारा कहाँ होता था। जैसे प्रांत के लेवल पर, प्रांत में भी एकता हुआ करते थे, केंद्र के लेवल पर प्रांत के लेवल पर काजी हुआ करते थे, यहाँ वली हुआ करते थे, यानी कि दीवानी और फौजदारी मामलों को अलग कर दिया गया था। दीवानी में काजी हुआ करते थे और फौजदारी में वली हुआ करते थे। केंद्र के लेवल पर सुल्तान के द्वारा काजी की नियुक्ति की जाती थी और बहुत बड़े मामलों को सुल्तान द्वारा स्वयं निपटाया जाता था। लेकिन परगने से नीचे जब ग्रामीण लेवल पर ऐसी व्यवस्था आती थी, ऐसी बात आती थी, तो यहाँ पर साधारण झगड़ों को पंचायत के द्वारा निपटाया जाता था और उस निपटारे में यही खुद मुकद्दम चौधरी, पटवारी तथा नंबरदार लोगों की भूमिका अहम होती थी। ये लोग बैठ कर के इस पूरे मामले पर सुनते थे और पंचायत करते थे तथा लास्ट में सभी लोगों के मतों से निर्णय दिया जाता था। और प्रत्येक गांव में पटवारी एवं चौकीदार हुआ करते थे, प्रत्येक गांव में, यानी कि गांव के लेवल पर पटवारी तो थी, तो इन्हीं के साथ साथ पटवारी का कार्य क्या होता था कि पूरे ग्रामीण व्यवस्था में सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होती थी। यानी कि इसलिए कहा गया कि प्रत्येक गांव में पटवारी और चौकीदार होते थे। पटवारी और चौकीदार मिल करके गांव के मामले जो थे उसको हल करते थे तथा गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने तथा लोगों में शांति व्यवस्था स्थापित करने, लोगों के झगड़ों को निपटाने तथा पूरे गांव की सुरक्षा का दायित्व तो इन्हीं के ऊपर होती थी, पटवारी एवं चौकीदार पर। जो चौधरी हुआ करते थे, यानी कि मुकद्दम जो होता था वह तो गांव का मुखिया होता था। चौधरी और चौकीदार और पटवारी ये सुरक्षा से जुड़े हुए थे और मुकद्दम जो था वह प्रशासनिक रूप से गांव का मुखिया कहलाता था। और एक जो चौधरी हुआ करते थे, यह भू राजस्व वसूली में जो अधिकारी, जो कर्मचारी होते थे, भू राजस्व वसूली की जो जिम्मेदारी पूरी तरह से थी गाँव के लेवल पर, वह पूरी जिम्मेदारी इसी चौधरी की हुआ करती थी। तो इस प्रकार ये ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण प्रशासनिक तंत्र था, ग्रामीण में कैसा प्रशासन चलता था, उसका यहाँ कौन कौन लोग थे तो खास तौर से हमें याद रखना है। नंबरदार खुद मुकद्दम चौधरी तथा पटवारी हुआ करते थे तथा इनके द्वारा यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करना तथा प्रशासनिक तंत्र को व्यवस्थित रूप प्रदान करना। इसके ऊपर हम जाते हैं तो परगने का शासन था। परगना में आमिल प्रमुख हुआ करता था। इसके एक्यूरेट, इसमें बहुत सारे गाँवों को सम्मिलित कर लिया जाता था, मिला करके उन्हें परगना कहा जाता था। और उसके ऊपर होता था जिला, जिसे सिख कहा जाता था। यहाँ का प्रमुख सिकदार होता था और सिख के लेवल पर भी एक सैन्य टुकड़ी, एक सैन्य दल गठित हुआ करता था। और सिख के बाद यानी जिला के ऊपर जो प्रशासनिक तंत्र था उसे इक्ता कहा जाता था। और इक्ता में हमने काफ़ी लंबी चर्चा किया। इक्ता के लेवल पर कई कर्मचारी अधिकारी हुआ करते थे। तो इस प्रकार गांव से लेकर के परगना, परगना से सिख, सिख से इक्ता और इक्ताओं को मिला करके पूरा सुल्तान का साम्राज्य स्थित और स्थापित होता था। तो इस पर फ्रेंड्स अब ये मिला करके दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पूरा होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का साहित्य कैसा था, दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कैसे थे, वहाँ के भू राजस्व कर कि कौन कौन से प्रकार थे, कितने प्रकार के करों की वसूली की जाती थी आदि पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स।